नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज दौरे पर होंगे। इलाहाबाद पहुंचने पर बार एसोसिएशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान समारोह करेंगे। इस दौरे को लेकर भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार आध्यात्म नगरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से जो भी सहयोग चाहेंगे उसे हम पूरा करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि हरिद्वार जो है वो आध्यात्मिक लोगों की राजधानी है और हरिद्वार के अंदर सारे अखाड़े हों, सारे जितने भी साधु संत हैं, सब लोगों के आश्रम में सब लोग निवास करते हैं। तो हम लोग कांवड़ मेला हो, चाहे कुंभ मेला हो, चाहे स्नान हो, उन सब में उत्तराखंड जो है समय समय पर प्रबंधन करता है। निश्चित रूप से योगी जी का ये महत्वपूर्ण प्रयास है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर के इस कुंभ को बेहतर ढंग से कर सके। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी जो भी हमसे सहयोग चाहते होंगे, निश्चित रूप से उत्तराखंड सरकार जो है मिलकर के इस कुंभ के महत्वपूर्ण आयोजन में उनके साथ सहयोग करेगी। उत्तराखंड में निकायों के कार्यकाल को खत्म हुए 1 साल होने वाला है। वहीं अब पंचायत में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पंचायत में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कहा कि सरकार किसी भी चुनाव कराने को तैयार नहीं है। अब राज्य के निकाय और पंचायत को प्रशासक ही चलाएंगे। प्रदेश सरकार ने कल शाम को आदेश जारी करके पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, सरकार के पास 3 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था जिसकी मांग हमारे पंचायत प्रतिनिधि पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिनमें उनकी ये मांग थी कि क्योंकि कोविड के दौरान 2 साल में उन्हें अपने कार्यकाल को गंवाना पड़ा, उनका कार्यकाल 2 साल कोविड के कारण इस प्रकार नहीं रहा कि वो लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर सके और अपनी पंचायतों का वो जिस रूप में वहां काम करना चाहते थे, विकसित उन पंचायतों को करना चाहते थे, वो समय उन्हें नहीं मिला। प्रदेश खबर हल्द्वानी से है, जहां परिवहन विभाग ने टीम 19 बनाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों को आरटीओ कार्यालय लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन परिवहन विभाग की यह कार्रवाई लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वाहन चालकों व लोगों ने परिवहन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। कई चालक का कहना है कि उन्हें घर से बाहर निकलते ही वाहन जब्त कर लिया, तो कई चालकों ने कहा कि उनकी खाली गाड़ी थी, उसके बावजूद उन्हें जबरदस्ती आरटीओ लाकर चालान कर दिया। वाहन चालकों ने आरटीओ प्रशासन पर दबंगई और उत्पीड़न करने के सीधे आरोप लगाए हैं। आरटीओ संदीप सैनी का कहना है कि परिवहन विभाग अनावश्यक पार्किंग के खिलाफ टीम 19 बनाकर अलग अलग इलाकों में तेजी भेजी गई है, जिसमें 50 से अधिक वाहनों को उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और यातायात नियमों का पालन न करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। मैं घर से निकला था, मुझे कुसुमखेड़ा में रहता हूँ, मैं कुसुमखेड़ा से 100 मीटर आगे जाके हाथ दिया गया। मुझसे बोला गाड़ी में बैठो, गाड़ी मेरी यहाँ आरटीओ ऑफिस में बंद है और बोले तुम्हारी गाड़ी सीज हो गई। मैंने सर बता तो दीजिए क्या है। वो बोले वहाँ पता चल जाएगा तुम्हें। मैं गया, मैं पूछा सर क्या, किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक क्या है। अभी जाके बोल रहे हैं कि आप चलान करवाइए और जाइए। मेरे गाड़ी के कागज पूरे हैं, सब कुछ है। मैं घर से बाहर निकला हूँ, मैं घर से बाहर मतलब मुझे उठा दिया गया है, बिल्कुल एक जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, कुछ हूँ इस तरीके से। कुछ ऐसा नहीं कि मैं मतलब कुछ मैंने गलत किया हो, मैं चलती रोड में सर, कुछ ऐसा नहीं मैं गलत हूँ। कहना है हमारी जो है, आज हमने स्पेशल अभियान चलाया था जिसमें हमारी 19 टीम्स लगी हैं पूरे संभाग की, और बस स्टैंड के पास, रेलवे स्टेशन के पास, पेट्रोल पंप के बाहर, मेन रोड पे अगर खड़ी करके गाड़ियां अगर चलाएंगे वहां से तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने पहले भी बता दिया था, और कुछ गाड़ियों के कागज भी खत्म है, इसलिए उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। और अभी इसके बाद ऑटो पे भी कार्रवाई की जाएगी, जिनका सत्यापन हो चुका है, डेट खत्म हो चुकी है, फिर उसके बाद ऑटो पे भी इस चीज की कार्रवाई की जाएगी।
जनसंघ से पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू की स्मृति में लोहागंज में आयोजित सांस्कृतिक एवं औद्योगिक पर्यटन विकास मेले के चतुर्थ दिवस का शुभारंभ सवाड़ वार्ड से जिला पंचायत सदस्य आशा धपोला और विशिष्ट अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख डीडी कुनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। वर्ष 2016 से आयोजित इस मेले का इस वर्ष 9वां आयोजन है। वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कला मंचों के लोक कलाकारों और महिला मंगल दलों के पारंपरिक परिधानों के साथ लोक प्रस्तुतियों ने दर्शक दीर्घा का मन मोह लिया। सरकारी विभागों के लगाए स्टॉलों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी स्थानीय लोगों ने लिया। मेला कमेटी के अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने सरकार से मेले को राजकीय मेला घोषित करने के साथ ही पूर्व विधायक दानू के पैतृक गांव पिनाऊ को सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग की। हम हर बार कहते हैं शासन प्रशासन से कि हम हमारे लिए कहते हैं कि उनका गांव है वहाँ रोड जानी चाहिए, हमारे जो मेले हैं इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करना चाहिए। ये मेला कमेटी 2016 से इस मेले को चला रही है और एक स्थानीय हमने कुछ लोगों ने स्थानीय कमेटी को गठित करके अपने संसाधन से इस मेले को हमने शुरू किया और धीरे धीरे हमने इस मेले को अभी 9 साल में इस मेले को मनाने जा रहे हैं। और ये हमारे पास सरकार से कुछ भी नहीं मिलता। कभी विधायक जी ने, कभी भाई मगन लाल जी ने हमको थोड़ा बहुत मदद की थी, अभी वर्तमान विधायक भी हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी इसमें जो है 5 दिन का मेला है, इसमें बहुत ज़्यादा 8-10 लाख का खर्चा होता है, तो ये हम कैसे न कैसे इसको व्यवस्थित करते हैं। विधायक के लिए यदि किसी ने चुनाव लड़ा, गाँव के लोगों ने तो शेर सिंह दानू के नाम पर लड़ा और शेर सिंह दानू उस समय जनसंघ का समय था 78 के बाद जो पहली सरकार में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के समय, शेर सिंह दानू को जनसंघ से यहाँ के लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया और उस समय ये सोचे कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। वन अधिनियम को लेकर लैंसडौन से भाजपा विधायक एक बार फिर मुखर हो गए हैं। विधायक दिलीप रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि वन अधिनियम में संशोधन के लिए एक दिन का विशेष सत्र नहीं बुलाती है तो वो बाध्य होकर आगामी विधानसभा सत्र में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड 67% वन आच्छादित है। ऐसे में वन उत्तराखंड के लिए एक उपहार बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से आज विकास में एक बड़ी बाधा बन रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र के माध्यम से तमाम संस्थाओं को एक बड़ा संदेश जाए कि उत्तराखंड के लोगों को इस वन अधिनियम से किस तरह की परेशानियां हैं। देखिए, वन अधिनियम पे मैं पहले भी कह रहा हूं और पहले भी कहते आया हूं कि वन अधिनियम जो हमारे लिए कभी गिफ्ट बनना चाहिए था और पहाड़ में 67% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है और वो हमारे लिए एक उपहार बनना चाहता है कि हमने बहुत संरक्षण किया है पर्यावरण का, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे लिए विकास में सबसे बड़ा बाधक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार एक बार एक दिन का सत्र रखे और ताकि हम सारी चीज़ों की समीक्षा करें और अपने हमारी क्या आवश्यकताएं और हम क्या चाहते हैं ये हमारी केंद्र सरकार को भी है, जो हमारे अन्य एजेंसी भी हैं, एनजीटी है, बाघ प्राधिकरण है, पर्यावरण विभाग है, इन साया माननीय उच्च न्यायालय है, इन सब पे अपनी बात को पहुंचा सकें। तो मेरा अभी भी निवेदन है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक दिन का सत्र रखेंगे और सभी लोग उसको गंभीरता से ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्तराखंड भाजपा तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। पार्टी स्तर पर ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा रही है जो अमित शाह के आगमन और विदाई के दौरान मौजूद रहेंगे। भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 28 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में उनका एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के पश्चात लगभग 4 बजे जौलीग्रांट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रमुख नेताओं की सूची तैयार की जा रही है जो उनके स्वागत के समय में और उनके विदाई के समय में उनके साथ रहेंगे
और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उनके स्वागत में रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उनके स्वागत में रहेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़कला नया गांव में आयोजित ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। 76वां वार्षिक सम्मेलन में देश के कई राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय सहित कई राज्यों के ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के डेलीगेट्स भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का स्वागत एवं अभिनंदन भी किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से पहुंचे पूर्व सैनिकों के डेलीगेट्स का उत्तराखंड आगमन पर स्वागत करते हुए एसोसिएशन के 76वें वार्षिक सम्मेलन की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। गोरखा समाज का इतिहास वीरता का इतिहास है। जनरल मनोज सिन्हा ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है, क्योंकि ये संस्था एसोसिएशन की वेलफेयर के लिए काम करती है और मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरा इनसे विशेष लगाव है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गोरखा बाहुल्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ और लगातार 3 बार से मैं यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। और इस अवसर पर मैं आज, क्योंकि इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर है, पूरे देश से जितने गोरखा समाज से जुड़े हैं सैनिक यहाँ पर आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। गोरखा समाज का इतिहास मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को कम करने के लिए जिला प्रशासन पौड़ी की पहल पर एक पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम का जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के हाथों लोकार्पण भी करवाया है। पौड़ी में गुलदार और मानव संघर्ष की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं, जो मानव और वन्यजीव दोनों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। ये पाठ्यक्रम सचिव शिक्षा को भेजा गया है ताकि इसका परीक्षण हो सके। छोटे बच्चे हैं, इनको सबसे ज्यादा हानि हुई है, तो हम लोगों का परामर्श हुआ और फिर जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जो है बच्चों के पाठ्यक्रम में गुलदार से बचाव करने हेतु और सुरक्षात्मक उपाय को कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बारे में जो है ये कमेटी को टास्क दिया गया। जिसके बाद में जो है कमेटी ने एक पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने हेतु कुछ चैप्टर्स का ड्राफ्ट किया गया है। इससे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो भी बच्चे हैं, जैसे रात में अकेले शौचालय की तरफ ना जाना, घर के आसपास जो समुचित प्रकाश की व्यवस्था रखना, घर के आसपास कूड़े की निस्तारण की व्यवस्था रखना, जंगल में अकेले नहीं जाना और अन्य सुरक्षात्मक उपाय जब बच्चों के पाठ्यक्रम में आएंगे तो बच्चे इसके तरफ जो है बहुत ज्यादा अवेयर होकर जो बच्चों पे गुलदार के अटैक हो रहे हैं, एक्सीडेंटल अटैक्स हो रहे हैं, उसको हम लोग जो है काफी हद तक कम कर सकेंगे। सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना के हम लोगों ने एक पाठ्यक्रम विकसित किया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा वैकुंठ चतुर्दशी मेले में उसे इनॉग्रेट भी किया गया, उसे लॉन्च किया गया। मेरे द्वारा सचिव शिक्षा महोदय को इस संबंध में आख्या और पाठ्यक्रम प्रेषित किया गया और ये उम्मीद है कि जल्दी अगर ये ऐड हो जाता है तो उस कंडीशन में आईसी एक्टिविटी है, ये मान सकते हैं कि हम हमारे बच्चों को, जो कि सबसे मेन टारगेट होता है गुलदार का, तो उनको हम समझा पाएंगे कि हमें किस तरीके से डिफेंस, खुद के डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए काम करने की जरूरत है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य जीएसटी कलेक्शन में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन में उत्तराखंड राज्य चौथे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन को लेकर सरकार लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। जीएसटी चोरी के मामले कम हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। वित्त मंत्री ने लोगों में जीएसटी को लेकर जागरूकता और उत्साह बढ़ाने के लिए प्रदेश में चल रही बिल लाओ इनाम पाओ योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जीएसटी को लेकर लोगों में अच्छा क्रेज देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों में जागरूकता अभियान को भी तेज किया जाएगा, जिससे जीएसटी कलेक्शन अधिक से अधिक संख्या में हो सके।
राजनीति में बात करूं, मुझे खुशी है इस बात की कि हम लगातार जीएसटी में ज़्यादा कलेक्शन हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिलाओ इनाम पाओ स्कीम जैसे लॉन्च की, लोगों को कितना लाभ हुआ, आज लोग उस स्कीम से बहुत जुड़े हैं और मैं समझता हूँ बहुत लोकप्रिय स्कीम हमारी रही है। और इसके अलावा भी हम लगातार जो गलत काम कर रहे हैं यानी जीएसटी चोरी कर रहे हैं, हम उस पर भी छापेमारी और दूसरे प्रकार के काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक खुशी के साथ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पिछले महीने पूरे देश भर में जीएसटी कलेक्शन में मेरा छोटा सा राज्य उत्तराखंड चौथे नंबर पे था। प्रदेश भर में युवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए देहरादून के संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकप्रिय गढ़वाली लोक गायक सौरभ मैठाणी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान सौरभ मैठाणी ने प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया। वहीं सौरभ मैठाणी ने कहा कि सम्मान न सिर्फ लोगों को प्रेरणा देता है बल्कि लोगों को सहज भी करता है। आह्वान की तरफ से बहुत अच्छी पहल है और विगत वर्षों में भी उन्होंने जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं या इस समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, उन्होंने सम्मानित करने के प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि सम्मान केवल एक प्रेरणा नहीं देता है, वो समाज को भी सजग करता है और लोगों को सजग करता है कि आप भी एक अच्छा काम करिए जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, ताकि आप भी उस सम्मान के अधिकारी भविष्य में बने। तो बहुत अच्छी पहल है। हमारा जो युवा आह्वान संस्था है, ये युवा आह्वान इंस्पिरेशन अवार्ड, युवा आह्वान सम्मान जिसे हम लोग कहते हैं, और हम जो एक कार्यक्रम करवाया जाता है जिसमें हम उत्तराखंड के अनसंग हीरोज को ढूंढते हैं जो अपने क्षेत्र में काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। इसमें अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सामाजिक में है, सोशल लाइफ में, और लोग जैसे अभी एक गाना चल ही रहा था, लोग नृत्य पे देते हैं। लगभग 15 कैटेगरी हमारे, हम 15 तो कई बार हम ऐसा होता है कि 2 लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा तो नहीं करते, लेकिन 15 से 16 अवार्ड हम लोग करते हैं। हमारा जो युवा आह्वान द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है और इस प्रकार के जो कार्यक्रम मुझे लगता है कि होने चाहिए, क्योंकि इससे एक जिम्मेदारी भी महसूस होती है। मतलब यहाँ पे आके मैंने प्रस्तुति दी, हर एक ने सराहा, तो मुझे इससे एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हाँ, इसको और अच्छे से करना चाहिए। और युवा आह्वान जो टीम है उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा सफल कार्यक्रम बनाया। और आगे उम्मीद है कि ऐसे मौके और हर एक क्षेत्र में जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति के लिए वो कर रहा है, तो ये ऐसी पहल करते रहें और हमें इससे हौसला मिलता रहेगा। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों के अनेक सड़क हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इन हादसों के कारण कई घर सूने हो गए। देहरादून में भी कई ऐसे हादसे हुए जिनसे लोगों की रूह कांप गई। हालांकि पुलिस लगातार लोगों से यातायात के नियमों के पालन की अपील करती रही। देहरादून में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने देहरादून एसएसपी अजय सिंह से खास बातचीत की। पिछले कुछ दिनों में देहरादून में लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और कई लोगों की जान भी गई है, जिसको लेकर पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि यातायात नियमों का पालन किया जाए और भी कई कठोर कार्रवाई पुलिस लोगों पर कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए इन सबके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं। सर, टीवी 24 धन्यवाद। सर, लगातार घटनाएं बढ़ी हैं और पुलिस भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि यातायात के नियमों को पालन करें, रश ड्राइविंग ना हो, तो उसके लिए अभी क्या चीजें चले? देखिए, जो आंकड़ों की बात है, हाँ, विगत कुछ दिनों में देखा जाए तो काफी बड़े एक्सीडेंट, दुखद हादसे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आंकड़ों की बात करें, चाहे वो पूरे भारत में करें, एक साल में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु जो है सड़क हादसों में हो जाती है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो जब बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कभी कोई बस गिर जाती है या कोई जिस तरह से अभी 6 बच्चों की डेथ हुई, तो कहीं ना कहीं आंकड़े वृद्धि हो जाते हैं और दुखद भी रहता है। अब देखिए, मेन जो अभी कारण देखा जाए शादियों में जो यातायात की जो समस्या आती है, वो मेन कारण वेडिंग पॉइंट्स लेके हर जगह शादी का जो टाइम होता है लोगों का आने का 8 से 10 के बीच में रात्रि में होता है, और जो वेडिंग पॉइंट मोस्टली ऑन रोड है, वहाँ पर जिस समय ये वेडिंग पॉइंट बने होंगे, परमिशन मिली, उस समय यहाँ का ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं रहा होगा, लेकिन समय रहते रहते मेन रोड के जितने भी वेडिंग पॉइंट है उनके पार्किंग की जो व्यवस्था है और जितने उसमें गेस्ट आते हैं, नॉर्मली देखा जाए जो गेस्ट आते हैं पूरी पार्किंग उसमें जगह नहीं हो पाती, तो अब नेचुरल सी बात है कि कोई भी शादी में आएगा तो उस रोड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर लेता है, तो उससे कहीं ना कहीं यातायात बाधित होता है और उस व्यक्ति को खोजना, गाड़ी हटवाना, 1-2 गाड़ी नहीं, करीब
करते आप देखते हैं कि बाईपास वाली रोड पर मैं देख रहा हूँ जितने भी वेडिंग पॉइंट हैं, चाहे जोगी वाला साइड में हो, इनफैक्ट ऋषिकेश में भी जो अभी हादसा हुआ वो भी ऑन रोड ही था। ऑन रोड वेडिंग पॉइंट में जब तक पार्किंग नहीं होगी, पूरे जितने भी वहां पर लोग आ रहे हैं, तब कहीं ना कहीं वो रोड पर ही खड़ा करते हैं और कभी कभी व्यवस्थित नहीं खड़ा करते। तो वेडिंग पॉइंट को इसीलिए नोटिस दिया गया कि अगर उनके पास जगह नहीं है तो एटलीस्ट जो बुकिंग करते वक्त ध्यान रखें कि अगर उनकी जितनी कैपेसिटी है उसी हिसाब से अपनी शादी पार्टीज में अपने जो गेस्ट कस्टमर हैं उनको अवगत करा दें। और साथ ही साथ व्यवस्था बनाने के लिए उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं, पार्किंग नहीं है, तो व्यवस्था बनाने के लिए अपने प्राइवेट गार्ड्स रखें, जिससे कि कम से कम इस तरह की दुर्घटना जो अभी हुई है दोबारा पुनरावृत्ति इसकी ना हो। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे देहरादून पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक अजय सिंह जी ने बताया कि पार्किंग को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं जो बैंकेट हॉल है। उसके साथ साथ लोगों से अपील यही की गई है जब भी आप ड्राइव करें तो कदे भी ड्रिंक ना करें और एहतियात बरतें। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। उत्तराखंड में निकाय के बाद पंचायत में भी प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे ही प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर TV24 संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से खास बातचीत की। राज्य में निकाय चुनाव का कार्यकाल तकरीबन 1 साल पूरा होने वाला है। अभी तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं है। उसके साथ साथ 27 नवंबर को ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत में भी प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है। इन सब मुद्दों को बात करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा हैं। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी तक तो निकायों में प्रशासक थे, अब ग्राम पंचायत में भी 1 साल निकायों को हो गया, तो कैसे देख रहे हो? देखिए, जब मक्खन खाने को मिले तो सब खाते हैं। प्रशासकों की नियुक्ति का हाल यह है कि हरिद्वार में प्रशासक महोदय ने जो दिवाली मनाई वो करीब 70 लाख रुपए से ऊपर की दिवाली मनाई गई। 20,000 लीटर तिल का तेल खरीदा गया। 1 रुपए की माचिस, 2 रुपए की 3,000 माचिस खरीदी गई। और जो दिया अमूमन बाजार में 70 पैसे 80 पैसे का मिलता है, उसको 2.5 रुपए की लागत से 6 लाख दिए खरीदने का काम, ना 2.5 लाख दिए खरीदने का काम प्रशासन ने किया। तो 12 जो दिया 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का आना चाहिए था, वो दिया जो है 12 लाख के खरीदे गए। तो ऐसे प्रशासकों की नियुक्ति करके सरकार पैसा बना रही है और वही हरिद्वार से सीख ली होगी अन्य जगहों से, और पंचायतों में भी उसी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि निकाय चुनाव दिसंबर तक करा लिए जाएंगे। उसके बाद एक बार वो स्टेटमेंट में कहते हैं कि अब पंचायत का भी चुनाव वो कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो दोनों चुनाव उनका मन है साथ करा लिए जाए। निश्चित ही वो ये चाहेंगे कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको दिक्कतें आए, क्योंकि आरक्षण अभी तक लागू नहीं है। ये पता नहीं कहाँ किस तरीके से तैयारी करनी है, और उनकी नजर इस बात पे भी कि कांग्रेस का कौन कैंडिडेट कहाँ मजबूत है। अगर आरक्षण वाली सीट होगी और उसमें मजबूत आदमी होगा तो उसको अनारक्षित करेंगे, और जहाँ मजबूत सामान्य जाति का व्यक्ति मजबूत होगा वहां उस सीट को आरक्षित करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ी। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस तरीके से बार बार हम तैयार हैं कह के उसके बाद चुनाव को टालने का काम किया है, निश्चित ही सरकार धन्य है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से देखा जाए, खासकर राजधानी में भी हादसे बहुत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसने भी राज्य सरकार से जवाब मांगे, तो आप कैसे देख रहे हैं यहाँ की जो प्रशासन है, व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्था चरमराई हुई है, और अगर सब कुछ ठीक होता तो सरकार काम करती, लेकिन अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना सरकार ने छोड़ दिया। और कोई भी कदम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उठाती है, इसमें कई हॉर्टिकल्चर में सीबीआई जांच की बात कही, उसके बाद हमारे उपनल के कर्मचारियों की नियुक्ति की बात थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने निर्देश दिए, लेकिन सरकार की धर्मिताएं नहीं मान रही। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें और सख्त एक्शन लेना चाहिए और स्वयं इसका संज्ञान लेते हुए सरकार के खिलाफ कोई ना कोई आदेश पारित करना चाहिए। अभी हमारे साथ बात करें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा, जिन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार किसी भी तरह का चुनाव कराना नहीं चाहती। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, T24। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।